हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग पेपर 1 के पीवाईक्यूज करेंगे। लाइक हाल ही में हमारी एग्जाम खत्म हो गए, सो दिस इज द राइट टाइम। पहले आप एक बार पीवाईक्यूज देख लो एंड देन वील स्विच टू सिलेबस पार्ट। हम लोग एक एक करके नेक्स्ट एग्जाम के लिए सिलेबस जो है वो फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपने पेपर 1 का, जो कि आप सब लोग फॉलो अप कर सकते हो। मैनेजमेंट की वीडियोस जो हैं वो मैं रेगुलर बेसिस पे डालती ही रहूंगी। सो जस्ट फॉलो इट। आपको काफ़ी कुछ जो है इस चैनल के थ्रू पता चल जाएगा फॉर योर यूजीसी नेट प्रिपरेशन। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट सेलेक्ट दोज विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हैं, आपको उनमें से करेक्ट जो ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 लाइक 6 स्टेटमेंट्स आर देयर, इनमें से कौन सी करेक्ट है ये आपको बताना है। द टीचिंग इम्प्लाइज कम्युनिकेशन। सो यस, टीचिंग क्या है, जैसे कि अभी एक टीचिंग प्रोसेस ही कहीं ना कहीं कंडक्ट हो रहा है, तो उसमें कम्युनिकेशन भी हो रहा है हमारे बीच में। मतलब बिना कम्युनिकेशन के तो टीचिंग प्रोसेस हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब मैं आपसे कुछ कम्युनिकेट ही नहीं करूंगी तो मैं आपको कुछ सिखा कैसे पाऊंगी, राइट। सो ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। द टीचिंग इज लाइक सेलिंग गुड्स, नहीं। टीचिंग क्या है, टीचिंग एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि ये एक सर्विस प्रोवाइड करना है, राइट। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का मैं सेल नहीं कर रही हूँ कि एट द एंड ऑफ द सेशन आपके पास कोई एक प्रोडक्ट आ जाएगा। तो सेलिंग गुड्स जो है वो हमारा एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। टीचिंग मीन्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग। ऑब्वियसली टीचर का काम क्या होता है, अपनी क्लास को, स्टूडेंट्स को मैनेज करना भी होता है, उनको मॉनिटर करना भी होता है। द नेक्स्ट है टीचिंग, तो मतलब ये सही है। नेक्स्ट इज टीचिंग टीचिंग इम्प्लाइज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। यस, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, टीचर का ये होता है कि वो एक अपने स्टूडेंट्स पे एक इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट कर पाए, राइट। सो इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, ऑब्वियसली आप एट द एंड जो मैं सिखा रही हूँ आप क्लास के वो सीख कर जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट होगा। द टीचिंग रिक्वायर्स कन्विंसिंग अदर्स, नो। बीइंग अ टीचर ये मेरा काम नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कन्विंस करती चल रही हूँ, राइट। किसी को मनाना, कन्विंस करना, अपनी बात मनवाना, ये मेरा काम नहीं है, है ना। आई एम हियर ओनली टू शेयर नॉलेज विथ यू गाइस। तो मुझे एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करना होता है, ना कि कन्विंस करना होता है। तो दिस इज अगेन रॉन्ग। देयर कैन बी नो टीचिंग विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, नो। जैसे कि टीचिंग विद इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तो हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग टीचिंग के लिए टोटली अपने इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, उसके लिए भी सपोर्ट चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि मतलब यू नो कि काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं वो रोड साइड पे भी चलते हैं, राइट। तो आप सीख तो कहीं से भी सकते हो ना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आप घर में, आपकी मदर आपको पढ़ा रही तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको कोई सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट के भी टीचिंग कंडक्ट करी जा सकती है। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1, विच इज 1 3 एंड 4 आर करेक्ट। आई होप कि ये क्लियर है। प्लीज गाइस, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो देन डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन बिलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, सो इफ यू वांट आप वीडियो को पॉज करके ये एक्सप्लेनेशन भी अपने एंड से चेक कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस अंडरलाइंग द यूज ऑफ टीचिंग एड्स। ओके, सो टीचिंग एड्स का मेन पर्पस क्या होता है। सबसे पहले आप ये जानो कि टीचिंग एड एग्जैक्टली होता क्या है। द टीचिंग एड इज, जैसे कि क्लास में बोले तो आपका ब्लैक बोर्ड, डस्टर, आपका प्रोजेक्टर, राइट। मतलब क्लास में आपका जो स्टडी मटेरियल हो गया, ये सब क्या है, ये सब बेसिकली जैसे कि स्मार्ट क्लासेस हो गई, ये सब आपकी लर्निंग को और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाता है। मतलब अगर आप टीचिंग एड्स के यूज़ से बच्चों को पढ़ा रहे हो, मान लेते हैं मैप्स हो गए, ये भी टीचिंग एड में हो गया, कोई ऐसे छोटा आर्टिकल हो गया, सैम्पल हो गया किसी चीज़ का, जैसे हम लोग केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वो सब क्या है, टीचिंग एड्स में अंदर आता है। बुलेटिन बोर्ड हो गया आपका। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स बेटर लर्न करते हैं विद द यूज ऑफ टीचिंग एड्स, एंड जो भी लर्न करते हैं ना वो उनके दिमाग में लंबे समय के लिए बना रहता है, तो अच्छा प्रॉपर रिटेंशन भी होता है। सो टीचिंग एड से होता क्या है, टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग। ठीक है, लेसन बेटर इंटरेस्टिंग बनता है, ये कोई शक नहीं है, लेकिन ये इसका मेन पर्पस नहीं है। तो ये हटा, टू कैप्चर द स्टूडेंट अटेंशन। ठीक है, हमें ना आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस में ऐसा कन्फ्यूजन सा हो सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना बेस्ट वन जिसमें सारी चीज़ें जो हैं कवर अप हो रहे हैं वो आपको यूज़ करना है। टू कैप्चर द, तो ये भी नहीं, टू एनहांस एक्सेस टू टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, नो। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। मतलब टीचिंग एड की यूज से अगर मैं आप लोगों को कुछ भी पढ़ा रही हूँ तो उससे क्या होना चाहिए, जो आप लोग एट द एंड समझ के जा रहे हो वो और ज़्यादा एनहांस होगा कहीं ना कहीं,
राइट, हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो और ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, है ना। तो टीचिंग एड्स की हेल्प से यही होता है। अगर आप लोग को भी इनफैक्ट ध्यान होगा छोटी क्लासेस में कभी भी टीचर कोई छोटा, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे सैम्पल ले आया, मैप ले आया, कोई भी ऐसा एक हम बोलेंगे कोई भी ऐसा इक्विपमेंट ले आया लाइक फिजिक्स से रिलेटेड, तो अगर वो उसकी हेल्प से आपको कुछ समझा रहा है तो ऑटोमेटिकली पूरी क्लास का ध्यान जो है वो टीचर की तरफ जाने लगता है। सो आपका लर्निंग आउटकम जो है वो उससे ऑप्टिमाइज होगा। तो दिस इज अगेन एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हो ना। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, एंड मैच द फॉलोइंग में एक तरफ टीचिंग मेथड्स है, एक तरफ है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन टीचिंग मेथड्स को इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें मैच कराना है तो डायरेक्ट हम इसके आंसर से ही देख लेते हैं। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। लेट्स सी, सबसे पहला है एक्सपोजिटरी मेथड। तो ये क्या है? एक्सपोजिटरी इज लाइक जब आप स्टेप बाय स्टेप जो है टीचर आपको एक एक चीज सिखा रहा है, तो इट्स सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। देन इन्वेस्टिगेटिव मेथड में क्या आता है? लाइक क्रिएटिंग अ चैलेंज टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स। देन डिस्कशन मेथड में क्या आएगा आपका? फ्रीडम टू चूज अ थीम एंड स्कोप फॉर फ्रैंक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। तो प्रॉपर डिस्कशन होता है, सब लोग अपने आइडियाज आपस में शेयर करते हैं। देन पर्सनलाइज्ड मेथड जो है उसमें क्या होगा? ट्रस्ट एंड ओपननेस इन रिलेशनशिप। ठीक है, पर्सनल मेथड होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं एक 1-to-1 अप्रोच होता है। तो आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके ना, ये क्वेश्चन है हमारा, लेट्स सी, बिलो आर गिवन स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम है, आपको बताना बेसिकली 6 स्टेटमेंट दी, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। लेट्स सी, CRT NRT, आई होप सबने पढ़ रखा होगा। इट फोकसेस ऑन delimited डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क। ठीक है, सो बिल्कुल करेक्ट है। NRT क्या है? रिक्वायर्स अ क्लियरली डिफाइंड ग्रुप। ओके, बेसिकली ये CRT NRT होता क्या है? CRT NRT इज लाइक, एक में क्या होता है, NRT में मैं पहले बताती हूँ। NRT में क्या होता है? कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन लाइक जैसे कि हम रैंकिंग दे रहे थे, मेरी क्लास में 5th रैंक आई, मतलब क्या है? 5th रैंक आई, इसका मतलब मेरे क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के साथ एक तरीके से कंपैरिजन किया जा रहा है कि हाँ 4 लोग क्लास में मुझसे आगे हैं और बाकी लोग मुझसे पीछे हैं, राइट। एंड CRT में क्या होता है? CRT इज लाइक यहाँ पे आपका कंपैरिजन नहीं हो रहा है। इट्स लाइक जैसे कि मेरे मैथ्स में 10 में से 5 नंबर्स आए, ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस कम्स अंडर CRT, जहाँ पे आपको एक टारगेट के अगेंस्ट आपका बस एक मार्किंग करी जा रही है, मतलब 10 में से 5 नंबर आए। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का आपस में कंपैरिजन नहीं करते, तो दिस इज NRT CRT, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। Now, formative tests are given at the end of a course. Okay, formative test जो है वो कोर्स के एंड में दिए जाते हैं। ओके, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि फॉर्मेटिव टेस्ट नहीं होता, ये समेटिव टेस्ट का होता है। ठीक है ना, बोथ NRT एंड CRT यूज द सेम टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स। यस, सेम टाइप का टेस्ट आइटम, एक मतलब एक ही मेव का हम लोग स्टडी करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द समेटिव टेस्ट आर यूज रेगुलरली ड्यूरिंग टीचिंग ट्रांजैक्शंस। यस, टीचिंग ट्रांजैक्शंस नो, रेगुलरली नहीं, एक्चुअली ये फॉर्मेटिव वाला होता है। फॉर्मेटिव इज लाइक ड्यूरिंग द क्लास जो आपका इवैल्यूएशन होता है, मतलब मैंने आज कुछ पढ़ाया और तुरंत उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए, तो दिस इज लाइक फॉर्मेटिव। समेटिव होता है मैंने आपको वो पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने आपसे टेस्ट लिया। ठीक है, तो इसीलिए 3rd और 5th एक्चुअली इंटरचेंज्ड है, इसीलिए ये दोनों गलत आ रहे हैं। देन मास्टरी टेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ NRT। नो, दिस इज रॉन्ग अगेन, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। होपफुली ये समझ में आ गया होगा सब लोगों को। इट्स वेरी इजी, इवन मैं बोलूँगी टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, एंड बहुत ही इजी है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चले नेक्स्ट देखें। राइट, now in the list given below, identify those teaching behavior which have been observed to be contributive to effectiveness। तो एक टीचर के ऐसे कौन से बिहेवियर है जो उसकी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है, मतलब कैसे आपको पता चलता है कि हाँ टीचर जो है वो इफेक्टिव है। ओके, इट्स करेक्ट आंसर इज, मैं सीधा करेक्ट आंसर से बताती हूँ, इट्स ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहला है लेसन का क्लैरिटी। ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट्स को लेसन क्लियर है तो मतलब यही हुआ ना कि वो बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, द नेक्स्ट इज टीचर टास्क
ओरिएंटेशन, ठीक है, टीचर आपको कुछ टास्क वास्क दे रहा है, ठीक है। स्टूडेंट सक्सेस रेट, राइट, मैं कितनी इफेक्टिव हूँ वो कैसे पता चलेगा, मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया उनका कैसा रिजल्ट रहा, है ना। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, ऑब्वियसली मैं अपने आप लोगों को पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके रोज़ यूज़ करेंगे, ये नहीं कि मैंने सेम ही धर्रा यूज़ कर लिया एंड एकदम बोर्डम हो गया, वो चीज़ नहीं करनी है। मुझे रोज़ रोज़ नए आइडियाज़ सोचने हैं और नए तरीके जो है ढूंढने हैं कि मैं अपनी क्लास को और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकती हूँ। यूजिंग स्टूडेंट आइडिया, दिस इज रॉन्ग। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स का आइडिया यूज़ करने के लिए नहीं बैठी, अगर मैं स्टूडेंट के आइडिया के हिसाब से पढ़ाने लगी ना तो फिर क्लास हो चुकी, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये क्लियर है ना। नंबर 6 is what? Identify the correct order of the following components which are interrelated in research, ठीक है। तो ऐसे कौन से कंपोनेंट है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे कौन सा कंपोनेंट है जो कि आपस में इंटर रिलेटेड है। सो इट्स ओके, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्या क्या है, कैसे मतलब चलेगा करेक्ट ऑर्डर, क्योंकि हमें बताना है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन, राइट। आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करोगे, फिर अपना कंसेप्ट डेवलप करोगे, देन आप हाइपोथेसिस फ्रेम करते हो। इट्स वेरी इजी, रिसर्च प्रोसेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी इजी। देन आप कंसिक्वेंसेस जो है वो डिड्यूस करते हो, देन आप मेथड अप्लाई करते हो, मेथड्स एम्प्लॉय टू ऑब्टेन देम, ठीक है, राइट। सो दिस इज द करेक्ट मेथड प्रोसेस, हम ये बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एज यू कैन सी हमारे पास रिसर्च प्रोसेस यहाँ पे दिया भी गया है। Now next is question number 7. Okay, let's see. In the list given below, identify those statements which correctly describe the meaning and characteristics of research. So इसका correct answer is option number 1. Like क्या है? Research is a method of improving a common sense. No. Deductive and inductive method get integrated in a research process. Yes, दोनों ही use होते हैं. And research is the use of scientific method to provide answers to meaningful questions. Yes, अगर कोई भी सवाल का जवाब ढूंढना है तो वहाँ पे रिसर्च जो है आपका काम आता है। Then next is what? The answers provided by research can be empirically verified. Okay, method of consulting and using experience. No. Research is creativity and charisma. No, it's very easy question. It's very very easy question. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो बेसिकली अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, रिसर्च मेथड से भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे काफ़ी इजी पड़ते हैं अगर आप अच्छे से समझ जाओ कि रिसर्च मेथड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, किसमें क्या टाइप होता है एंड ऑल दैट। सो मैं सबसे पहले इसका आंसर ही बताती हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं अगेन। सो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड क्या होता है यहाँ पे, लाइक कॉज एंड इफेक्ट मेथड अगर हम लोग बोले आसान भाषा में तो वो होता है। तो इसका फीचर क्या होता है, कॉजल कंपैरिजन एंड कोरिलेशन स्टडीज। केस स्टडी मेथड में क्या है, केस स्टडी में क्या होता था, केस स्टडी हम सबने कर रखी है, राइट, छोटे ही लेवल पे कर रखी है, बट हमारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में केस स्टडी टीचर जरूर दिया करती है, तो यहाँ पे आप इन डेप्थ स्टडी करते हो। देन फिलोसफिकल मेथड में क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ थॉट्स ऑफ अ ग्रेट थिंकर। आई होप फिलोसफी से रिलेटेड है तो समझ में आ गया होगा। देन डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड क्या है, फाइंडिंग आउट द स्टेटस बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ अ लार्ज सैंपल, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे के सारे चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, a researcher uses parametric test in lieu of non-parametric test for analysis and interpretation of result. This may be described as the case of its technical lapse in handling data. तो कब आप पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं नॉन पैरामीट्रिक की जगह, सो दिस इज द मतलब मेन रीजन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग provides more latitude to the researcher for creative expression? It's presentation of a conference paper। सबसे बड़े लेवल पे अगर हम सिनॉप्सिस बोले, रिसर्च आर्टिकल, थीसिस राइटिंग, मतलब जब आप कॉन्फ्रेंस पेपर जो है वो प्रेजेंट करते हो ना तो सबसे ज़्यादा आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, राइट। तो जो हम चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं तो यू हैव टू बी क्रिएटिव। प्रिपेयर करने में, राइट करने में आपको उतनी क्रिएटिविटी नहीं जितनी क्रिएटिविटी आपको कोई ना कोई चीज़ खुद को एक्सप्रेस कम्युनिकेट करने के लिए दूसरों के सामने लगती है।
सो गाइस इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप कि क्लियर होंगे। प्लीज किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर न्यू हियर देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जिसको भी इस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो ऐसे सबके साथ शेयर मत कर देना, ताकि फ्यूचर में एंड या प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर इन फ्यूचर अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।